अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, इलेक्शन के बाद और हुकूमत बनने के बाद अहम सवाल ये है कि क्या इस बार पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। माह रमज़ान के आते ही महंगाई उरूज पर, इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब PMLN के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि सर, सुनने में आया है आप अपने पार्टी से नाराज़ हैं, जबकि आपकी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है। तो सर, नाराज़गी की वजह क्या है आपकी पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बीबी। देखें, नाराज़गी की बात नहीं है। इख्तलाफ राय जो होता है वो जमहूरी पार्टियों जो होती हैं उनमें हर एक का हक होता है इख्तलाफ राय करना। इसको कोई अगर नाराज़गी का रंग दे दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब कल भी मेरे लीडर थे, आज भी मेरे लीडर हैं। हाँ, जो मैं बात मुनासिब समझता हूँ पार्टी के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट में, नवाज शरीफ साहब के इंटरेस्ट में, क्योंकि मैंने साल साल उनके बहुत करीब रहकर काम किया है, तो वो मैं उसका बरमला इजहार करता हूँ। लेकिन इससे कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि जी मैं नाराज़ हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों, कुछ मेरे गिले शिकवे हों, और हो सकता है उधर भी कोई ऐसी ही सूरत हाल हो, उनको भी कोई गिले शिकवे हों। तो लेकिन ये चलता रहता है जमातों में। लेकिन मैं चूँकि एक थर्ड जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ और मेरा ओढ़ना बिछोना जो है वो मुस्लिम लीग है, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। अगर सच बात करना, हक की बात करना, अगर उससे कोई अगर अपसेट होता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। सर, जिस अंदाज में PLN ने हुकूमत ली है, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के दूसरे बार वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो क्या PMLN को इस अंदाज में हुकूमत लेनी चाहिए थी? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो रिजल्ट्स आए इलेक्शन में वो हमारी तवक्को के बरक्स थे और हमें सिंपल मेजॉरिटी भी ना मिल सकी। उसके कई वजूहात हैं, अगर वो पूछेंगी तो वो भी मर्ज कर दूंगा। तो मेरी जाती राय में तो चाहिए था कि हम क्या वजूहात थी कि पार्टी को अक्सरियत ना मिल सकी? मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ। जैसे आपने पूछा तो मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। चूँकि मखलूत हुकूमतें जो होती हैं वो डिलीवर नहीं कर पाती, उन पर डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं, और ये माजी में PDM की जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी देखा गया। और जिस तरह की महंगाई हुई और जिस तरह लोगों की चीखें निकल गई, उसका फिर हमें खमियाजा इलेक्शनों में भी भुगतना पड़ा। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वजूहात आपने पूछी हैं तो वजूहात ये हैं कि देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 साल वो बैरून मुल्क रहे अपने इलाज के सिलसिले में, और वो गैर फाल थे। एक तो ये वजह थी कि दूसरा ये हुआ कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन में चला जाए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ। लेकिन वो भी मौका हमने गंवा दिया। अगर उस वक्त हम इलेक्शन में चले जाते तो इमरान खान जो थे वो गैर मकबूल हो चुके थे, और उस वक्त इलेक्शन होते तो आज मुस्लिम लीग की, नून की जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हुकूमतें मौजूद होती। दूसरा ये हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, उसके बाद फिर उन्होंने उस तवातर से इलेक्शन कैंपेन नहीं की, या जिन लोगों ने, जो उनके इलेक्शन कैंपेन के मैनेजर्स थे, जो कोऑर्डिनेटर्स थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा से ज़्यादा जलसे होने चाहिए थे वो नहीं रखे गए। चूँकि लोग जो थे, अवाम जो थे, वो नवाज शरीफ साहब को 4 साल के बाद वो आए थे, सुनना देखना चाहते थे। क्योंकि वोट बैंक जो है मुस्लिम लीग नून का वो तो नवाज शरीफ का है, बाकी तो सब उसके तुफैली हैं। फिर एक और चीज़ हुई कि जो मंशूर था वो बहुत लेट आया, तकरीबन इलेक्शन से 8 दिन पहले मंशूर आ जाता है। तो फिर और एक और बड़ा फैक्टर था कि जो उम्मीदवार थे हमारे, जब उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो वो ज़रा ढीले पड़ गए, उन्होंने उतनी जान नहीं मारी अपनी इलेक्शन में। और एक और भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर था, वो ये कि देखिए, पाकिस्तान का जो यूथ है जो कि 60% से ज़्यादा है,
और उसमें स्पेशली जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड और जॉबलेस यूथ है, वो अब रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुका है। हम उनसे भी कनेक्ट नहीं कर सके, हम उनको भी ऑन बोर्ड नहीं ले सके। तो ये काफी वजूहात थी जिसकी वजह से कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए वो हमारे लिए गैर मुतवक्के थे, और चूंकि नवाज शरीफ साहब मखलूत सर, जो हुकूमतों के कभी हक में नहीं रहे। मैं इसी में एक मेरा सवाल है, जो आपने वजूहात बयान की ना, आपकी पार्टी में आप क्या समझते हैं सर, इन तमाम सिचुएशन को क्रिएट करने का जिम्मेदार कौन है? क्या मरियम नवाज साहिबा इसकी जिम्मेदार हो सकती हैं? नहीं, ये जिम्मेदार तो कोई भी नहीं। देखिए ना, एक वक्त था, और सब जिम्मेदार भी हो सकते हैं, एक वक्त था जब यही नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग जो थी, ये 2/3 मेजोरिटी के साथ भी इस मुल्क में हुकूमत कर चुकी है, और चारों सूबों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बनती रहीं, KPK में बनती रहीं, बलूचिस्तान में बनती रहीं, सिंध में बनती रहीं, और पंजाब में तो बनती रहीं। दरअसल ये जो कुछ पार्टी में ऐसे अनासिर थे जो कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मैं कहूँगा, मजबूर किया, कन्विंस किया, बेबस किया कि वो जो नारा था हमारे पास, वोट को इज्जत दो, वो जिस दिन हम उस नारे से हट गए पीछे और हमने जनरल बाजवा साहब को वोट कर दिया एक्सटेंशन का, उस दिन के बाद से जो हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो उससे मुतासिर हुआ। एक वो वजह हुई। फिर आपके पास एक चांस आया था इलेक्शंस में जाने का, अब वो ना गए, तो फिर दीगर अवामिल जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मिले जुले मामला थे, और इसमें लीडरशिप जौन सी थी, मैं समझता हूँ जो नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थी, वो जो ज़मीनी हकायक तब्दील हो रहे थे, जैसे मैंने एक यूथ फैक्टर की बात की, उन्होंने उस ज़मीनी हकायक को मियाँ साहब तक, मेरा नहीं ख्याल कि उन मानों में पहुंचाया जिन मानों में पहुंचाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ एक तब्दीली जौन सी थी, वो उस मिडिल क्लास के यूथ में आ गई हुई थी, जिसकी जो देखता था कि जी उसके जो माँ बाप हैं उनकी, उसको तालीम दिलवाते, उसको डिग्रियां दिलवाते, उनकी कमर टूट गई, उनकी बिनाई कमजोर हो गई, वो मकरूज हो गए। लेकिन जब वो नौकरी लेने जाता है तो वहां उसको अशराफिया जौन सी है इस मुल्क की 2% वो उसको आगे नहीं आने देती। वहां कोई ना कोई किसी पिदरम सुल्तान बूथ का बेटा या बेटी उसका हक मार लेती है। तो ये एक उस यूथ में इस निज़ाम के खिलाफ एक नफरत थी, और मैं समझता हूँ चूंकि ये इलेक्शन भी उसी निज़ाम के तहत हुए, तो एक यूथ जो था उसने इस निज़ाम के खिलाफ रिवोल्ट किया, और उसकी जद में मुस्लिम लीग नून भी आई, उसकी जद में पीपल्स पार्टी भी आई, जो कि कभी विफाकी जमातें कहलाती थी, चारों सूबों में उनकी प्रेजेंस होती थी। कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी आज सिमट कर, सुकड़ कर सूबों तक महदूद हो गई। ये डिफरेंट अवामिल हैं जी। सर, आपने बात की कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में जो क़यादत मौजूद थी, तो मरियम नवाज साहिबा ही लीड कर रही थी, यहाँ पे तमाम फैसले वही कर रही थी। आपके साथ-साथ आप दीगर रहनुमा, जिसमें खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं वो, और साथ-साथ जो है वो इस्माइल साहब है, वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। तो सर, आपके ख़्याल में क्या मरियम नवाज साहिबा के फैसलों से आप लोग मुत्तफ़िक नहीं थे, या क्या पार्टी के दरमियान में आपकी इख्तिलाफ़ात है, वो इन्हीं बुनियाद की वजह मरियम नवाज साहिबा तो नहीं है? देखिए, ये दो सवालात हैं जो आपने किए हैं। जी। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी और की के बिहाफ पे बात नहीं करूंगा। मैंने साला साल नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया है, और जब वो यहाँ नहीं रहे तो वो गैर फाल हुए, तो जाहिर है मैं भी सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद रह गया, और मैंने अपने आप को मीडिया में पार्टी को डिफेंड करना शुरू किया। सारा रिकॉर्ड गवाह है। लेकिन जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ का तल्लुक है, वो उनकी एक अपनी टीम थी, उन्होंने एक अपनी टीम तश्कील दी, और जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करती थी, और वो उनकी टीम जौन सी थी उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करती रही हैं नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने
एफर्ट तो की है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी का नुकसान हुआ हमें, वो फिर आपके सामने है। चूंकि लीडर तो नवाज शरीफ है ना, बाकी तो सारे उसके वर्कर्स हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो। तो असल चीज तो थी जो 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 मैं समझता हूँ जो हमें नुकसान हुआ, वो नवाज शरीफ साहब की 4 साल जो वो बाहर रहे उससे भी, और जो हमने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उसको तर्क कर दिया, उस ये सारे मिले जुले अवामिल थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को वो नताइज नहीं मिल सके जिन नताइज की हम तवक्को कर रहे थे। सर, मरियम नवाज साहिबा भी लीड कर रही हैं अभी, पंजाब गवर्नमेंट वज़ीर आला बन चुकी हैं। तो क्या आप देखते हैं कि मरियम नवाज को पंजाब में या पीएमएलएन को वो सपोर्ट या वो अहमियत दोबारा मिल जाएगी जो पहले उनकी थी पंजाब में? क्या मरियम नवाज साहिबा इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगी आपके ख्याल में? देखिए, मरियम नवाज शरीफ के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उनके कंधों पर एक तकरीबन 66% ऑफ पॉपुलेशन का सूबा है पंजाब, उसकी जिम्मेदारी आन पड़ी है। अच्छा, फिर उनके सामने एक डिफिकल्टी है कि उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 दफा, शहबाज शरीफ साहब 2-3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए इस पंजाब में खिदमत के, इंफ्रास्ट्रक्चर के और बहुत से। अब देखना ये होगा कि क्या मरियम नवाज शरीफ जो हैं उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, क्रॉस करती हैं, या क्या करती हैं। इसके लिए मेरा ख्याल है हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम देना होगा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ये है कि हमें इस हुकूमत को विफाक में भी और पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इन हुकूमतों को मैं कम से कम समझता हूँ कि कोई 6 महीने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनकी कारकर्दगी को हम देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये 6 महीनों में या 3-6 महीनों में जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं, जिन लोगों के लिए कायदे आजम ने, जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था, वो तो है 98% गरीब, मिडिल क्लास और सफेद पोश लोग। आप उनको क्या डिलीवर करते हैं? क्योंकि अब लोग जो हैं वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है किसी की भी। लोगों को अब वो कहते हैं ना, इनफ इज इनफ, क्योंकि पिछले चंद दहाइयों से बिलखसूस जो अवाम को चाहिए सर। जो अमीर है वो अमीर तर हुआ है, जो गरीब है वो गरीब तर हुआ है। लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, अब उनके चूल्हों को दोबारा गर्म करने की जरूरत है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। और यहाँ एक इशू तो है नहीं, लेकिन लोगों की असल मसला रोटी का है, बिजली के बिलों का है, गैस के बिलों का है। गरीब जो एलपीजी यूज करता है उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये वो चीजें हैं। अगर इसमें 6 महीने में इस गवर्नमेंट को दूंगा इनको कि ये डिलीवर करें, और ये जो आईएमएफ की भी तलवार जो लटक रही है हमारे सर पर, आईएमएफ का जो भी एक मामला है, उसके वो भी जाना जरूरी है, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो इन तमाम हालात में ये फिर लीडरशिप के चैलेंजेस होते हैं कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी अपने अवाम को कोई रिलीफ दें, क्योंकि लोग अब रिलीफ के, जैसे आपने कहा, मुंतजिर हैं। लोगों के महंगाई से लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, बजट उनके उलट पुलट हो गए हैं। और जिन लोगों के लिए, मैं फिर कहता हूँ स्ट्रेस दे के, ये मुल्क बना था, कायदे आजम ने जिन लोगों के लिए मुल्क बनाया था, वो तो सड़कों पर धिक्के खा रहे हैं। वो तो आटे के लिए, प्याज के लिए, टमाटर के लिए, ये जो बाजार लगे हुए हैं उनमें लाइनें लग लग के धिक्के खा रहे हैं। तो आपको अब डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी इस सिस्टम पर लोगों का एतबार बाकी बचा है वो भी खत्म हो जाएगा।
सर, जो आपने अभी सूरत हाल बयान की, मईशत तो खस्ता-हाल हो चुकी है। क्या ये वजह थी कि आप इस बात का इख्तिलाफ़ करते थे कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें अपोज़िशन में बैठना चाहिए? दूसरा सवाल, आप इसी सवाल का हिस्सा ये बना लीजिए कि जो मख़सूस नशिस्तें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ली गई हैं, हुकूमत की नीयत क्या है और शहबाज़ शरीफ़ की अब कारकर्दगी, उनकी ज़िम्मेदारी उन पे किस तरह आयद होती हैं? देखिए, मैंने जब से मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना, मैंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर भी तनकीद की, मुस्बत तनकीद की। मैंने हमेशा गरीब की और मिडिल क्लास की बात की, चूंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास का फर्द हूँ। पीडीएम की गवर्नमेंट आती है तो मैंने उसमें भी पीडीएम की गवर्नमेंट पर भी मुस्बत तनकीद की। ये रिकॉर्ड पर चीजें मेरी सेनेट में मौजूद हैं। मैंने कॉमन मैन की बात की, मैंने गरीब की बात की, मैंने मिडिल क्लास की बात की, मैंने अशराफिया के खिलाफ बात की कि जो इस पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, मैं समझता हूं कि उसका जो रीजन है, जो वजह है, सबसे बड़ी वो 2% अशराफिया है जो लूट मार कर रही है पिछले 75 सालों से इस मुल्क में, जो आपका, मेरा, गरीब का और मिडिल क्लास का हक मार रही है। मैं उसके खिलाफ बात करता था और करता रहा हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा रखा हुआ। अगर मेरी इन चीजों से किसी को कोई किसी के माथे पे कोई शिकन पड़ती है या किसी को कोई बुरा लगता है तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। मैं अल्लाह को जवाबदेह हूं सबसे पहले, पाकिस्तान के गरीब अवाम, मिडिल क्लास अवाम जो है, मैं उनको जवाबदेह हूं, उसके बाद मैं किसी और को जवाबदेह हूं। तो अगर तो मेरी इन बातों से किसी को कोई बरहमी होती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो जाहिर है जो समझता हूँ ठीक बात वो हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई नाराज होता है तो होता रहे। दूसरी आपने जो बात कही, आपने क्या शहबाज शरीफ साहब की क्या बात फरमाई आपने? सर, जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ली गई हैं, हुकूमत की आपको क्या लगता है कि अब शहबाज शरीफ क्या करदगी दिखा पाएँगे अपनी? देखिए, ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत ने तो ली नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, नंबर 1। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये और पीटीआई वाले, इन 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 सुकम रहा है इसमें कि ये इसको प्रॉपरली इन टाइम जौन सी है वो चीज़ों को एंटिसिपेट नहीं कर सके। चूंकि जाहिर है पीटीआई के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट लड़े, उसके बाद उन्होंने जाकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की। तो ये एक टेक्निकल, एक लीगल इशू है और इसका शहबाज शरीफ से या उनकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन के प्रोरोगेटिव में आता है कि सीटें किसकी क्या बनती हैं, नहीं बनती हैं। मरियम साहिबा ने आपको जैसे बताया कि उनको डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये वफ़ाक में जो हम गवर्नमेंट देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके एमक्यूएम से, तो अब शहबाज शरीफ की पहले से ज़्यादा उन पे ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, तो क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर पाएँगे? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात से जा रहा है। माशी मुश्किलात भी हैं, सियासी मुश्किलात भी हैं। जो लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं, कुछ जमातें, कुछ लोग अंदर हैं, जो अंदर हैं वो भी गैर मुतमईन हैं, जो जीता हुआ है वो भी परेशान है, जो हारा हुआ है वो भी परेशान है। तो ये अजीब किस्म की एक पार्लियामेंट वजूद में आ तो गई है, लेकिन अब हमें इसी में से रास्ता निकालना है। असल में देखिए, पाकिस्तान का इशू क्या है, यहाँ चेहरों की तब्दीली होती है, यहाँ चेहरे तब्दील हो जाते हैं। असल चीज ये है कि ये सिस्टम जो है ये नाकारा हो चुका है। ये एक सिस्टम ऐसा है, ये ईंटों पर खड़ा है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ 2% अशराफिया जो है उसको डिलीवर कर रहा है, ये गरीब और मिडिल क्लास को डिलीवर नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और फिर मिडिल क्लास जो है, जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है, इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती है, टेक्नोक्रेट्स प्रोड्यूस करती है, एमबीए पास प्रोड्यूस करती है, वकला प्रोड्यूस करती, वो तो तेजी से खत्म हो रही है। वो कोई भी मिडिल क्लास जो होती है वो किसी भी सोसाइटी की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। अब वो महंगाई की जद में है, जो अपर मिडिल क्लास का था वो मिडिल क्लास में लुढ़क गया है, जो मिडिल क्लास का था वो लोअर मिडिल क्लास में लुढ़क गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तो पाकिस्तान को इस वक्त गुड गवर्नेंस की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो चुका है।
और फिर यहाँ इसको लिवेबल भी करने की जरूरत है। ये दो टास्क हैं और वो उसी सूरत हो सकते हैं कि आप हकदार को उसका हक दें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कायद आजम ने फरमाया था, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की थी कायद आजम ने। मैं ये आपको एग्जैक्ट उनका ये शॉर्ट सा कोट है ये बता देता हूँ। कायद आजम ने फरमाया था मईशत के हवाले से कि मैं इस चीज का कायल नहीं, ये कायद आजम फरमा रहे हैं कि मैं इस चीज का कायल नहीं कि अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर कर दिया जाए। फिर आगे क्या बताते हैं, कहते हैं और उस वक्त के जो सरमायादार और उस वक्त जमींदार जागीरदारों को वो वार्न करते हैं और कहते हैं कि उनसे खिताब करके क्या फरमाते हैं कि इस तबके की, यानी अमीर और गरीब की, अमीर की और सरमायादार की, कायद आज़म ने कहा कि आपकी खुशहाली की कीमत गरीब अवाम ने दी है। उन गरीब अवाम को जिनके लिए एक बार का खाना हासिल करना मुमकिन नहीं। अगर फिर आगे क्या फरमाते हैं कायद आज़म, अगर पाकिस्तान का हसूल इस सूरत हाल में तब्दीली नहीं ला सकता तो फिर इसे हासिल ना करना ही मैं बेहतर समझता हूं। अगर सरमायादार और जमींदार अपने आप को नए हालात के मुताबिक नहीं ढालेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर खुदा उनके हाल पर रहम करे, हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये कायद आज़म का फरमान है दिल्ली में 24 मार्च 1943 जो मुस्लिम लीग के इजलास में। तो आप मुझे बताइए कि आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम कायद आज़म के फरमुदात, उनके नजरियात पर अमल किया? आज भी मैं समझता हूं कि अगर हम कायद आज़म के फरमुदात, उनकी जो सियासी फिक्र थी, उनका जो विजन था, उस पर अमल सवाल करें। तो होना चाहिए ना कि 3 बार वो वजीर आजम इस मुल्क के रह चुके हैं, लेकिन दोनों जमातें 30 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी अवाम जहां पहले थे वहीं पर खड़े हैं। तो ये एक अहम सवाल तो आपकी क़यादत से ही बनता है सर। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए? देखिए, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत ज़रूर देनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब तो तवातर से पहले जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो उन्होंने इमरान साहब को मिसाक मईशत की दावत दी, जिसे इमरान साहब ने बड़ी हकारत से ठुकरा दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी स्पीच भी की इस दफ़ा जब, तो फिर उन्होंने दोबारा कहा कि एक मिसाक मफाहमत पर अमल करना चाहिए, मिसाक मईशत पर अमल करना चाहिए। चूँकि मैं नबीला बीबी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिन हालात का इस वक्त एक वर्ष पर आ खड़ा हुआ है, इसमें कोई एक फर्द, एक जमात, कोई एक इदारा पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकता। अब तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, आपकी अदलिया है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है और मीडिया भी आपका, इनको सर जोड़कर आपका इंटेलेक्चुअल तबका, आपके माहिर मईशत, आपके साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है जो हमें बताए कि भाई ये हमारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। एक डायरेक्शन की जरूरत है और वो जब तक तमाम ये अजहान जो हैं, तमाम दिमाग जो हैं, ये इकट्ठे बैठ के, वो कहा है ना शायर ने कि दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो अब ये बड़ी एक आपको ब्रॉड बेस्ड मुशावरत की जरूरत है। पाकिस्तान हम सब का है, भूल जाएं अपने सियासी इख्तलाफात, भूल जाएं अशराफिया, और इस वक्त अशराफिया का भी फर्ज बनता है कि उसने, पाकिस्तान ने अशराफिया को बहुत कुछ दिया। जिनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं थी उनको हवाई जहाजों पे बिठा दिया इस पाकिस्तान ने, उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जिन जो जो महदूद मिडिल क्लास अपने हिस्से की रोटी जौन सी है उनको भी देनी पड़ेगी। तब हम कह सकते हैं कि वाकई हम कायद आज़म के पाकिस्तान की तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस मुल्क की जो रियासत है यानी हुकूमत सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होती है कि वो अपने अवाम को वसाइल दे, रिलीफ़ फ़राहम करे। मगर सर अगर जो आपने बातें की जो मुझे समझ में आ रहा है,
आपके अगर देखा जाए, अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा अवाम को रिलीफ देने में नाकाम होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत फिर ज़्यादा देर चल सकेगी, या फिर आपका आगे लाहे-अमल क्या है, इस पार्टी में रहने का है या छोड़ने का है? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि 6 माह मैं दे रहा हूँ। अगर 6 हुँ, माह में ये हुकूमत परफ़ॉर्म कर गई, डिलीवर कर गई, तो फिर तो मैं आगे अच्छा देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हुँ, मुझे किसी से मुस्लिम लीगी होने का सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तीसरी हुँ, नस्ल का मुस्लिम लीगी हूँ। मेरा हुँ, बाप, दादा, उन्होंने कायदे-आज़म के हाथ पर सियासी बैत 1940 में की थी। मैं मुस्लिम लीग के ही प्लेटफ़ॉर्म से जो भी अपनी खिदमत कर सकूँगा, करूँगा। लेकिन ये है कि अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी तरजीहात जौन सी हैं असर नौ का तयन करना पड़ेगा। अपनी ज़ात से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। चूँकि पाकिस्तान जो है ये हम सब का पाकिस्तान है और ये बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। हुँ, इसकी बुनियादों में हमारे आबा अजदाद का बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है। तो हुँ, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारी लीडरशिप है उसको इतनी विजन दे। अब दोबारा कोई कायदे आज़म तो आने नहीं लगा, अब कोई दोबारा इकबाल तो आने नहीं लगा कि जाके, इसलिए अब जो भी अवेलेबल है इसी में से हमने, हाँ, हमारे पास उनके कायदे आज़म के इकबाल के अफकार और नज़रियात मौजूद हैं, उन पर अमल कीजिए, आगे बढ़िए नेक नियति के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर होगा। बहरहाल यानी तमाम सियासी जमातों को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सबने सुनी। करमानी साहब की, वो नाराज़ नहीं है पार्टी से, मगर इख्तिलाफ़ात ज़रूर है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 6 माह का वक़्त इस हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को यानी मरियम नवाज़ साहिबा को दिया है। अगर डिलीवर करते हैं, डिलीवर इसी सूरत करेंगे कि वो आवाम को रिलीफ़ दे। आम आदमी को इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलीफ़ की ज़रूरत है। इस पर आप सबकी क्या राय है? एसएनएन के कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिए। प्रोग्राम पावर टॉक से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एसएनएन न्यूज़।